तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 87 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। देखिएगा यहाँ पे बात हो रहा है दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव का। कभी ऐसा हुआ करता था ना, जब भारत में राज्य का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन करके आए थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कुछ नए राज्य बनते गए, कुछ पुराने राज्य या फिर नए राज्य कह लो कि मर्ज होते गए। टोटल मिला के हुआ क्या, आज के टाइम में जब आप देखते हो ना, तो पहली बार जब भारत में राज्य बने थे ना तो 14 बने थे और यूटी मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश 6 बने थे। अभी इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो राज्य की संख्या हो गई 28 और यूटी की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। इट मीन्स के टोटल मिला करके देख लो तो भारत में कितने टेरिटरी है, तो 36 टेरिटरी है। यूटी में किसका शासन होता है, केंद्र सरकार का शासन होता है, जबकि राज्य में किसका शासन होता है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का शासन होता है। यहाँ पे बात कर रहा है दमन दीव का। तो रिसेंट में देखो क्या हुआ था ना कि 2-3 नया यूटी बना था। जैसे 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर कभी विशेष राज्य का दर्जा लेकर के बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाकर के क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, 2 राज्य, कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका दादर एवं नागर हवेली और एक हो जाएगा दमन दीव। ये दोनों को क्या, राज्य नहीं था उसमें, भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही था लेकिन सेपरेट था, ये दोनों अलग अलग था। 26 जनवरी 2020 ईस्वी को क्या किया गया, दोनों को एक दूसरे में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इस तरीके से जो यूटी की संख्या आपकी 9 हो रखी थी वो कितना हो गया, 8 हो गया। इस चीज को याद रखिएगा, कब मिलाया गया था, 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, अगर और देखें तो दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है ये किसका उपनिवेश रहा था कभी, तो ये आपका दादर नागर हवेली कह लो और दमन दीव कह लो, ये दोनों जो है किसका उपनिवेश या किसका गुलाम रहा था, तो पुर्तगाल का रहा था, पुर्तगाल का। ये कब आजाद हुआ था, तो 1954 में, और ये कब आजाद हुआ था, 1961 में। अगर डेट भी पूछ लेता है तो 19 दिसंबर। और आपको याद होना चाहिए कि दमन दीव के साथ आपका एक राज्य और भी आजाद हुआ था, कौन सा था वो था आपका गोवा। गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये क्या रह गया, ये यूटी ही रह गया। जब ये दोनों यूटी आपका जब सेपरेट था तो दादर नागर हवेली का जो राजधानी हुआ करता था वो क्या होता था, सिलवासा, और इसका क्या हुआ करता था, दमन। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों सेपरेट हो गया। तो आपसे पूछता है कि दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का राजधानी कहाँ है, तो अब क्या राजधानी हो जाएगा, दमन हो जाएगा। ठीक है, अब राजधानी क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। अब सवाल बनता है कि आखिर दोनों को मर्ज क्यों किया गया, दोनों को मर्ज क्यों कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा मर्ज करने का रीजन था, दोनों आपस में बहुत ही पास थे। इन लोग के बीच जो डिफरेंस था ना वो ओनली 35 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ करता था। और चूंकि अलग अलग यूटी था तो इन लोग का अलग अलग बजट आता था, अलग अलग सारा काम होता था। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि जो हम लोग का अतिरिक्त खर्च होता है ना उसको कम करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, अगर अभी देखें तो दोनों में मिला करके कितना जिला है, ठीक है, ये आपका जो यूटी देख रहे हो इसमें कितने जिले हैं, तो जिला हो जाएगा आपका कितना, जिला हो जाएगा 3। और यहाँ पर जो होता है, अगर सेपरेट करके पूछ लेगा कि जब ये दोनों अलग अलग था तो दादर नागर हवेली में कितना जिला था, 1, और दमन दीव में कितना जिला था, 2, और टोटल मिलाकर के अब कितना हो गया है, 3 हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा किसको बैठाया जाता है शासन करने के लिए, तो प्रशासक को बैठाया जाता है। और प्रशासक यहाँ पर कौन है, तो ये है आपके प्रफुल्ल पटेल। कौन है, प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ के अभी प्रशासक हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ का जो आपका मामला है, अगर यहाँ कुछ भी इशू होता है, कोर्ट कचहरी का मैटर होता है, तो यहाँ का मामला कहाँ देखा जाएगा, तो ये मुंबई हाई कोर्ट में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, मुंबई हाई कोर्ट में। दमन दीव का भी देखा जाएगा, गोवा का भी देखा जाएगा। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। हाल ही में पीएम मोदी को
आज बहुत ही छोटा फॉन्ट दे दिया, पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आपको। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ, देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बन सकता है, ध्यान से देखना। हाल ही में पीएम मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत का बहुत सालों से मित्र देश रहा है। और वो किस देश के बारे में बात करें उस देश के बारे में जिसका क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा है, जो यूरोप के साथ साथ एशिया में भी फैला हुआ है। और अभी ये देश बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, किस वजह से, तो यूक्रेन के साथ वॉर की वजह से। जी हाँ, हम बात किस देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं रशिया के बारे में। कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया के बारे में। और रशिया में किसका सरकार है अभी, व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। और वहाँ अभी मोदी जी कुछ दिन पहले विजिट पे गए हुए थे, रिसेंट में गए हुए थे, और वहाँ पे उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और इस तरीके से 10 से 15 साल का जो आपका टेन्योर रहा है मोदी जी का, मतलब 10 साल का जो टेन्योर रहा है, उसमें मोदी जी को लगभग 15 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और ये सिर्फ मोदी जी का उपाधि नहीं हुआ, ये हमारे भारत का उपाधि हुआ कि भारत को इतने सारे देशों का सम्मान मिला। और उसमें आपका मुस्लिम कंट्री भी बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंट में, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई में देखो रसिया का सम्मान प्राप्त हुआ। और आपका जून में मिस्र का अवार्ड मिला था। तो चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी इनको कहाँ का अवार्ड मिला है, तो रशिया का अवार्ड मिला है। और कब मिला है, तो अभी रिसेंट में मिला है। कब मिला, 9 जून 2024 को इनको कहाँ का अवार्ड मिला, तो ये मिला रशिया का। और अगर इससे पहले देखें तो आपका जून 2024 में इनको कहाँ का अवार्ड मिला, तो ये मिल गया है, ये कहाँ का मिला, ये मिला है आपका मिस्र का। और मिस्र का जो अवार्ड है, मिस्र समझते हो ना, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसी को इजिप्ट कहा जाता है, इजिप्ट, ठीक है। और कौन सा अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ नाइल ऑर्डर ऑफ नाइल इनको अवार्ड मिला है। कहाँ का मिला है, तो मिस्र का, इजिप्ट का मिला है। अगर बात करें मोदी जी के बारे में, तो इनका तीसरा टेन्योर शुरू हो गया है, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू जी का भी 3 टेन्योर चला था, इंदिरा गांधी का तो खैर 2 टेन्योर रहा था। तो मोदी जी का तीसरा टेन्योर चला है, 2014 से लगातार ये सत्ता में शामिल हैं। और काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री बनकर के, काफ़ी चर्चित प्रधानमंत्री बनकर के उभर रहे हैं। ये आपके गुजरात के लंबे समय तक सीएम रहे थे, सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं सीएम का और पीएम का मिला करके। बात करें तो मोदी जी का जो आपका प्रधानमंत्री का टेन्योर जो शुरू होता है, वो कब से शुरू होता है, तो 2014 से शुरू होता है। 2014 में बनते हैं, 2019 में बने, और फिर फाइनली 2024 में बने। अगर और देखें तो मोदी जी का जो आपका पार्टी है, किस पार्टी से ये आते हैं, तो ये आते हैं बीजेपी पार्टी से। अगर इनके अलायंस के बारे में पूछे कि इनका जो गठबंधन वाला है, अलायंस है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि एनडीए, और काफी चर्चा में रहता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। अगर देखें कि 2014 में मोदी जी को कितना वोट मिला था, तो 2014 में जो मोदी जी का वोट था, वो था आपका कितना, ये आपका 282 रहा था। कितने में से, तो अब हम लोग को पता है कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितना है, 543, तो 282 मिला था आपका 2014 में। 2019 में ये कितना बढ़ गया, 303। लेकिन हाँ, 2024 में ऐसा रिजल्ट आया जो कोई भी उम्मीद नहीं किया था, 400 पार का बात हो रहा था। लेकिन इस बार बहुत ही कम परफॉर्मेंस रहा, ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिल पाया। और इस बार बीजेपी को कितना सीट मिला है, 240, 282, फिर 303, और फिर हो गया आपका 240। वही एनडीए का देखें तो एनडीए में देखिएगा, जो आपका 2014 में मिला था, ये कितना मिला था, 336, ठीक है। उसके बाद 2019 में हुआ 353। और ये वाला डेटा कितना होगा, आप ही बताओ, इस बार कितना मिला है एनडीए को, तो ये मिला है आपका 293। नो डाउट बहुमत में है, क्योंकि बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए था, 273 चाहिए था, और बहुमत से ज़्यादा है। बट आप देख लो कि कंपेयर कर लो कि कैसे कैसे परफॉर्मेंस जो था, यहाँ से तो बढ़ा दोनों में, बट यहाँ पर आते आते मतलब 2024 में जो कह सकते हो ना कि वो जो लहर था ना, मोदी लहर, उसमें थोड़ी सी कमी आई, जो भी रीजन रहा हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बार कांग्रेस को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, एक बार देखते हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस का क्या हालात रहा था मोदी जी के आने के बाद। तो 2014
2014 में कांग्रेस को कितना सीट मिला था, 44 मिला था। अगली बार क्या हुआ, 52 हो गया। और इस बार इनका परफॉर्मेंस इसके कंपेयर में तो नहीं कह सकते हो, बट हाँ इसके कंपेयर में जो है इसका परफॉर्मेंस बेटर रहा। और इस बार चूंकि 99 वोट आ चुका, 543 का 10%, 500 मतलब 55 होगा आपका, 54 पॉइंट कुछ होगा तो 55 लेके चलते हैं। और इस वजह से लोकसभा में आपका नेता मतलब विपक्ष का नेता बन करके आया, जो कि सीट जो था आपका 10 साल से खाली चल रहा था। और कौन बन करके आए, तो राहुल गांधी जी, ठीक ना। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ये बात हो गई। चलो थोड़ा बहुत इसका नॉलेज रखना चाहिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना, डॉट डॉट एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है। देखो यहाँ पे सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है उस देश के बारे में, कौन सा देश जो भूमध्य रेखा को भी स्पर्श करता है और मकर रेखा को भी स्पर्श करता है। क्या है भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे आपका एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, काल्पनिक रेखाएं खींचे गए हैं, जिससे हम किसी भी देश की दूरी, समय वगैरह को पता कर पाते हैं, उसके समय अंतराल को और दूरी अंतराल को पता कर पाते हैं। भूमध्य रेखा को क्या, कितने डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो जो भूमध्य रेखा रहता है ना, इसको हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और अगर डिग्री में मापे तो इसको 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना। जैसे ये आप देख रहे हो, मान लो कि ये ग्लोब है, ठीक है, चलो ये इस टाइप से आपका ग्लोब होता है, और ये जो इस टाइप का हम लाइन खींचे, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। और ये जो इस टाइप का जो खड़ा लाइन होता है ना, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा। तो ये जो आपका 0 डिग्री यहाँ पे है, मान लो कि ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और आपका जब आप उत्तर की ओर जाओगे ना, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर जब आप साढ़े 23 डिग्री जाते हो, और तो ये कौन सा रेखा कहलाता है, ये कहलाता है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जब आप नीचे की ओर 23.5 डिग्री आते हो दक्षिण की ओर, तब ये रेखा कौन सा रेखा कहलाता है, ये कहलाता है आपका मकर रेखा। और सवाल में देखो आपसे इसी दोनों रेखा के बारे में बात किया गया है, भूमध्य रेखा और आपका मकर रेखा के बारे में। और भी होता है, इसको देखो उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसी को आपका दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे आते हो तो आपको और भी रेखा दिखता है, जो कि बाद में देखेंगे, अभी रहने दो इतना। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में पूछा कि एक ऐसा देश है जो जहाँ से आपका कौन सा रेखा गुजर रहा है, भूमध्य रेखा भी गुजर रहा है, क्योंकि ऊपर रहेगा, और मकर रेखा आपका नीचे रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, कंपेयर करके देखो। तो ये बात हो रहा है साउथ अमेरिका महाद्वीप के एक देश का, साउथ अमेरिका महाद्वीप के एक देश का। और किस देश का बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है आपका ब्राजील का, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, चलो ब्राजील में इधर से हो जाएगा। चलो ये किसका बात कर रहा है, ब्राजील का। और ब्राजील जो है किस कॉन्टिनेंट का है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा देश है। अगर ऑल ओवर में पूछ ले कि पूरे विश्व में ये कितने नंबर पे आता है बड़े की संख्या में, तो आप कैसे याद रखोगे, देखो एक ट्रिक होता है, अब तो है ना, तो ये देखो आपका 5वें नंबर का। अगर और भी देखें कि अगर पूरे ऑल ओवर कंट्री में ये सबसे बड़ा में कितने नंबर पे आता है, तो विश्व का 5वां बड़ा देश, विश्व का 5वां बड़ा देश हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया, इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया, ठीक ना। इस चीज को याद रखिएगा कि इसकी राजधानी हो जाएगी ब्राजीलिया। और यही का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, जो बहुत फेमस रहा है। यही का एक शहर है जिसका नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये जो है आपका कहाँ का देश है, तो ये आपका ब्राजील का ही देश है, जो बहुत फेमस है। और यहाँ का एक आर्थिक शहर भी है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है कि ब्राजील की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका साओ पोलो। चलो ये भी लिख लो, ब्राजील की आर्थिक राजधानी हो जाएगा आपका साओ पोलो, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, चलो ब्राजील का बात हो रहा है ना, साउथ कॉन्टिनेंट का बात हो रहा है, तो एक चीज याद रखना कि अमेज़न जंगल जो है आपका साउथ अमेरिका में फैला हुआ है, साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। और उसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। चलिए आगे आते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 4। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी। और देखिएगा ये सवाल जो आप देख रहे हो ना, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो जो टाइपिंग करने वाला है वो भूल गए यहाँ पे लिखने के लिए, यहाँ पे ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा
बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है, बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है, बात हो रहा है पश्चिमी चंपारण का, ठीक ना। अगर यहीं पे और देखें तो बिहार में आपका बलुआ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमटी मिट्टी का भी आपका अधिकता पाया जाता है। कौन कौन सा मिट्टी? तो बलुआ मिट्टी, बलुआ, दोमटी मिट्टी और आपका चिकनी मिट्टी, इन सारी मिट्टी का अधिकता पाया जाता है कहाँ? बिहार में पाया जाता है। और आपका ये सब जो मिट्टी होता है ना, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस का कमी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब का क्या होता है? कमी होता है। और चूना और पोटास का क्या होता है? अधिकता होता है। इस चीज को याद रखिएगा। कहाँ ये मिट्टी पाया जाएगा? पश्चिमी चंपारण में। बात करें कि बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में आपका 38 जिला है। सबसे नया जिला कौन सा है? अरवल। किससे अलग होकर बना है? जहानाबाद से होकर के बना है। और भी देखिएगा, अगर देख ले कि बिहार का, ठीक है, जैसा कि हम लोग मैप पढ़ते हैं, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हुआ, ये पूर्व हुआ और पश्चिम हुआ। आपसे सवाल करता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गया। सबसे पूर्वी कौन सा होगा? तो ये होगा आपका किशनगंज। और सबसे पूर्वी हुआ ना, हाँ। सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैमूर, ठीक ना। ये आपका हो गया। अगर और पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका पश्चिमी चंपारण। और अगर सवाल करता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका शिवहर, ठीक है। कौन हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित, ये सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आज वो भूल गया लिखने के लिए। चलो देखते हैं आप। सबसे पहले तो आ जाओ, बात हो रहा है किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में। तो आपसे पहले तो ये भी सवाल बनता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि पंचायती राज से बहुत सारे समिति बनाए गए, उससे रिलेटेड पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए ना एक दो नहीं कई कमेटियों का निर्माण किया गया, जिससे लगातार सवाल बनते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ऐसे बहुत सारी समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनको व्यवस्थित ढंग से सजाइए। क्यों, कैसे सजाने बोल रहा है? तो आप क्रम के अनुसार कि पहले कौन बना, तो आपको इसका ईयर पता रहेगा तभी तो बना पाओगे ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कब कौन सा बना था। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आ रहा है आपका GV राव समिति। ये कब बना था GV राव समिति? तो ये बना था आपका 1985 में। 1985 में। LM सिंघवी समिति ये बना था 1986 में। BR मेहता समिति, देखो ऐसे पता नहीं चल रहा ना, पूरा नाम हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ये कब बना था? तो ये बना था 1957 में। और अशोक मेहता समिति ये कब बना था? 1977 में बना था। ये कब बना था? 1977। देखो अब क्या हो जाएगा, क्रम से सजाने बोल रहा है ना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बलवंत राय मेहता। 1957 में, मतलब 57 में बना था। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में कौन आ रहा है? देखो एक ही ऑप्शन है कि 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा। चलो सही जा रहा, फिर 1 होगा, देन आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, क्रम से सजाने के लिए पूछ लेता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। देखो, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? अभी देखो बिहार SSC इंटर लेवल का एग्जाम होगा, बिहार SSC CGL का भी आने वाला है, बहुत बार सुन रहे हैं। तो उस सब एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी है। इवन बिहार दरोगा मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था आपका राजधानी से। तो इसको हल्के में नहीं लेना कि अरे राजधानी है, स्टेट का नहीं पूछता, बट कैपिटल का पूछ लेता है, सॉरी कंट्री का पूछ लेता है। तो देख लो यहाँ पे सवाल कर रहा है ना कि अदीस अबाबा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी है? तो ये आपका उस देश की राजधानी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ, बात किसका हो रहा है? तो ये बात हो रहा है इथियोपिया का, ठीक है। कहाँ का बात हो रहा है? इथियोपिया का। इथियोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अदीस अबाबा। अगर बात करें कि यहाँ का जो मुद्रा है, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीर। कहाँ का बात हो रहा है? इथियोपिया का। और यहाँ की जो भाषा है ये क्या हो जाएगी? तो अम्हारिक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अफ्रीका का भाषा। तो याद रखिएगा बीर, और बहुत अजीब सा नाम है, बहुत अलग सा नाम है।
मे बी कि आप पहली बार सुने हो, तो ये आपका हो जाएगा बीर और अम्हारिक। चलो यहाँ पे कुछ और देखते हैं, जैसे घाना, घाना की जो राजधानी है ये है एकरा। और शायद शायद क्या 100% श्योर ही है, यही आपका बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ था कि एकरा किसकी राजधानी है। और कितने लोग को क्या लगा ना कि वो एकरा नहीं अंकारा लिखा हुआ है, और अंकारा किसकी राजधानी है, तो तुर्की की। तो लोग बहुत लोग गलती लगा दिए थे। घाना की जो राजधानी हो जाएगी ये कौन सा हो जाएगा, एकरा, या इसी को कहा जाता है अकरा। और जाम्बिया की राजधानी हो जाएगी लुशाका, जाम्बिया की राजधानी हो जाएगी लुशाका। और केन्या, केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी, केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। तो ये सब सारी चीजों को याद रखेगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं। देखिएगा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कह लो, आपका देखो 3 विश्वविद्यालय अपने बिहार में बड़ा फेमस था। एक आपका नालंदा जो हो गया, फिर आपका ओदंतपुरी हो गया, और फिर आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। ये सब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। और किसके द्वारा यह स्थापित करवाया गया था, तो पाल वंश के शासक के द्वारा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है। चलिए यहाँ पे तीनों का देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, और एक देख लो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, और एक हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था, तो धर्मपाल करवाया था। ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था, गोपाल करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है गुप्त वंश का शासक करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम। कौन करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम। अगर देखें तो आपका तीनों का तीनों कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में स्थित है। और अगर इसके बारे में देखो तो बिहार का एक शहर है जिसका नाम है भागलपुर। भागलपुर में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जो आपका 8वीं सदी में बना था। और लगभग 1203 ईस्वी में किसके द्वारा, तो एक बख्तियार खिलजी नामक इन्वेडर के द्वारा, बख्तियार खिलजी नामक इन्वेटर के द्वारा क्या किया गया, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। नालंदा के बारे में तो हम लोग जानते हैं ना, बट इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और ये आपका कौन था, तो आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी रहा था। ठीक ना। अब यहाँ पे देख लो सवाल बनता है, ये भी आपका बीपीएससी में ही शायद आया हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में। और भी अगर देखें तो देख लीजिएगा, इसमें अगर आपसे सबसे पुराना पूछता है तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि सिर्फ स्कूल नहीं, सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं, आपका ये रेसिडेंशियल स्कूल हुआ करता था, आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। और अभी आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय का है नया कैंपस भी बना है। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा खनिज क्या है, तो खनिज उस चीज को कहा जाता है ना जो पृथ्वी के भू पर्पटी से, ठीक है, पृथ्वी के भू पर्पटी से जो प्राप्त होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं खनिज। तो इसके बारे में आप बस एक चीज याद रखिएगा कि पृथ्वी के भू पर्पटी से प्राप्त किया गया जो मटेरियल होता है उसको खनिज कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं खनिज और अयस्क में। अयस्क का क्या होता है, इसको और भी कहते हैं। तो जब किसी खनिज से ना बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से और कम खर्च में जब हम उसको अच्छे से छान करके, उसको अच्छे से यूज करके हम लोग जब उससे धातु वगैरह निकालते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। यहाँ पे आपसे सवाल किया खनिज क्या है, तो खनिज जो होता है ना ये अकार्बनिक ठोस होता है, जो कहाँ से निकलता है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है, पृथ्वी के भू पर्पटी से निकलता है। इस चीज को याद रखिए। जैसे आपका नमक वगैरह हो गया, ये सब भी क्या हो जाएगा, आपका एक तरह का मिनरल हो जाएगा। मिनरल्स ही होगा ना, हम लोग बहुत सारे मिनरल्स का सेवन भी करते हैं। आपका कैल्शियम वगैरह सब इसमें किस में आ जाएगा, तो मिनरल्स में ही आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग POP भी कहते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका यूज कहाँ होता है, तो सजावट में इसका यूज होता है, घर का सजावट में इसका यूज होता है, इवन आग को बुझाने में भी इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, तो वो देखते हो ना पैर वैर टूट जाता है ना किसी का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहाँ पे भी यूज होता है। मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaHO4 × ½ H2O। मतलब इसमें जो जल का होता है ना, कितना अणु होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, चलो
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देख लो, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी। देखो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको नोबेल अवार्ड मिला हुआ है, शांति का नोबेल अवार्ड मिला हुआ है, जिसको भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है, जिसको पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। आप ऑप्शन देख के समझ पा रहे होगे ये व्यक्ति है कौन, तो ये व्यक्ति रहे हैं, यहाँ पे देखना, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिनको किस चीज का उपाधि दिया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका के गांधी, दक्षिण क्या लिखते हैं, चलो इसको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ये आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे और काफी विरोध का सामना करना पड़ा था इनको। क्यों सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये रंग भेद के शिकार हुए थे, ठीक ना, रंग भेद के शिकार हो गए थे और इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा भेदभाव सहना पड़ा था। कब से कब तक ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे, तो 1994 से लेकर के 1999 तक ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता है। अगर देखें कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में इनको कौन सा अवार्ड मिला था, भारत रत्न मिला था, जो कि भारत का क्या है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं देखें कि इनको निशान ए पाकिस्तान, ये क्या है, तो ये आपका पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, निशान ए पाकिस्तान भी इनको मिला। और ये कब मिला, तो भारत रत्न मिलने के 2 साल बाद 1992, और इसके 1 साल बाद इनको और भी बड़ा पुरस्कार मिला, कौन सा, तो वो मिला आपका नोबेल अवार्ड, नोबेल अवार्ड। और नोबेल पुरस्कार में भी कौन सा नोबेल मिला था, तो ये मिला था आपको शांति का मिला था, कौन सा, शांति का। और ये कब मिला था, तो ये मिला था 1993 में मिला था, कौन सा मिला था, 1993 में इनको शांति का नोबेल अवार्ड मिला था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक ना, चलिए ऐसे पढ़ते रहिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स आपको बहुत फायदा करेगा। बिहार पुलिस का देखो एडमिट कार्ड आ गया है, लगातार बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और आप यकीन मानो कि अगर आप शुरुआत से हम लोग का वीडियो का नोट्स बना रहे हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिश किया जाता है लगभग आपका सारा चैप्टर को टच करने का। किसी दिन आपको देखते हो कि पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, किसी दिन किसी से हो जाता है, ये आपके लिए फायदा ही करेगा। बट हाँ, सुनने से कोई फायदा नहीं है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, कभी कभी नोट्स का रिविजन कर लेते हो ना, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं है बस सुनने से। तो फिर भी कोशिश करिए पढ़ने का, टाइम दीजिए खुद को, टाइम ही अगर आप सही चीज पर टाइम दे रहे हो तो वो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और इसी तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।